नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष, सत्ता में हो या विपक्ष में, जब भी किसी भी प्रदेश में, किसी भी राजनीतिक दल में सब कुछ ठीक नहीं चलता है, तो उसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा होती है। कल हमने इस बात को लेकर चर्चा की थी कि कैसे डॉक्टर जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा उनको अपने साधु बनाने से लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक कदम सत्ता पक्ष और सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल में जो कुछ चल रहा है, खटास या जो एक विरोधी खेमा या नाराज खेमा या जिसे कहा जाए कि बुजुर्ग या पिछली कतार जो पहले पहले बहुत प्रभावशाली थे, जो सत्ता के केंद्र बने हुए थे, वसुंधरा राजे और उनके समर्थक विधायक, उनमें से एक नाम है कालीचरण सराफ का। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह स्वच्छता अभियान में एक कार्यक्रम में गए। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र था। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालीचरण सराफ हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री के साथ विधायक महोदय भी मौजूद थे। पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद मंजू शर्मा और रामचरण बोहरा भी उस कार्यक्रम में थे। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद चाय पीने की इच्छा भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री की हुई और उन्होंने घर चुना कालीचरण सराफ का चाय पीने के लिए। और जैसे ही वो कालीचरण सराफ के घर चाय पीने पहुंचे, एक बात ये चर्चा में रही कि क्या इसका मतलब ये है कि अब भजनलाल शर्मा प्रयास कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे का जो गुट है या जो भी वो लोग जो सत्ता से इस वक्त थोड़े दूर हैं, क्या उन्हें अपने साथ लेकर उपचुनाव से पहले भजनलाल शर्मा एक अच्छा प्रयास बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनको इस कोशिश में सफलता मिलेगी? हालांकि इस विषय पर जब हमने बीजेपी से बात की, तो बीजेपी के जो मीडिया सेल के लोग हैं, उनका कहना है कि ये विषय ऐसा नहीं है जिस पर बात की जाए, इसलिए उन्होंने प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया। कांग्रेस से हमारे पास पौरुष भारद्वाज जी हैं, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं और दीपक शिमल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग जिलों और संभागों से हम वरिष्ठ पत्रकारों को इसलिए जोड़ते हैं कि पूरे राजस्थान का फीडबैक जो राजस्थान के लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं उन तक पहुंचे। तो पौरुष भारद्वाज जी, आप जो लगातार सत्ता पक्ष में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस तरह की बातें करते हैं, और जब आप देखते हैं कि सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री उन विधायक महोदय के घर गए जो दरअसल उस खेमे के नहीं माने जाते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये सुनकर? क्या क्या सोच रही होगी इसमें मुख्यमंत्री की? क्या बीजेपी के भीतर ये अच्छा होने के प्रयासों की तरफ है? क्या समझ में आ रहा है विपक्ष में बैठकर आपको? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हमें इस पूरे वर्तमान संदर्भ को समझने के लिए हमें जब राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और उस समय जब टिकट बंटवारा हुआ था, हमें इस कहानी को वहां से समझनी होगी। हालांकि ये कहानी तो बीजेपी के विपक्ष के काल से भी शुरू की जा सकती है, पर लंबी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भाजपा में जब टिकट बंटवारे का दौर शुरू हुआ और जब भाजपा की पहली लिस्ट आई थी, शायद मुझे एग्जैक्ट संख्या ध्यान नहीं है, शायद 77 के करीब टिकट आए थे भाजपा की पहली लिस्ट में। और उसमें ऐसा माना गया था कि वसुंधरा जी के जो खेमे का उसमें बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं था। फिर उसके बाद में जितने बड़े स्तर पे भाजपा की हमने जमीन पे बगावत देखी थी, जिसमें इनके चंद्रमान आकिया जी की भी बगावत थी और कई लोगों की बगावत पूरे राजस्थान में जगह जगह विद्रोह हुआ था। उसके बाद में जब सेकंड लिस्ट आई, उसमें वसुंधरा जी के गुट का कुछ समायोजन हुआ। तो देखिए वो परिपाटी वहां से चलती आ रही है। उसके बाद में जिस पैटर्न पे मुख्यमंत्री चुना गया केंद्र के, जिसको जो क्योंकि हम लोग पर्ची सरकार का जो काम में लेते हैं वो तो बिल्कुल सही लेते हैं। आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा पीछे चले गए? हमें आज की बात करनी चाहिए। आज हाँ भजनलाल मैं शर्मा कालीचरण सराफ के घर बैठकर चाय पी रहे हैं। अपने वरिष्ठ जी मैं नेता के यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, विधायक हैं, वो सबसे वरिष्ठ विधायक हैं वो इस वक्त कालीचरण सराफ। तो ऐसे में आज के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? नहीं मीना जी, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ। देखिए कि राजस्थान का जो पैटर्न था, ये जो सेंट्रल का मोदी जी वाला पैटर्न था, उसको इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की। जैसे मोदी जी नए नए चेहरे ले आए और पुराने चेहरों को उन्होंने नेपथ्य में डाल दिया। उसके बाद में उन्होंने अपनी सरकार अधिकारियों के भरोसे चलाने की कोशिश की और बीजेपी में जो मार्गदर्शक मंडल बना करके सेंट्रल लेवल पे जो सीनियर नेता थे, उनको उन्होंने बिल्कुल पीछे नेपथ्य में डाल दिया था। वो सेम जो है कॉपी कह लीजिए, कॉपी पेस्ट जो है वो राजस्थान में करने का प्रयास हुआ।
हमने देखा कि किस प्रकार वरिष्ठ लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया, वरिष्ठ लोगों को पीछे धकेल दिया गया, जिनके दम पे सरकार बनी, चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा जी हों, चाहे वो कालीचरण सराफ जी हों, चाहे वो सतीश पूनिया जी हो, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ जी हो, उनको सम्मानजनक समायोजन उनको कहीं नहीं मिला। तो निश्चित तौर पे इनका प्रयास सेंट्रल की तरह यहाँ पे चलाने का था, परंतु जब इन्होंने देखा कि विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष के आगे लोग बुरी तरह घिरते जा रहे हैं, जमीन पर इन्होंने देखा कि ये सरकार पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो जल प्रबंधन का मामला हो, चाहे बिजली प्रबंधन का मामला हो, चाहे बाढ़ प्रबंधन का मामला हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, जब ये सरकार बुरी तरह गिर गई, तब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को कुछ अक्ल आई और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझी कि भाई दिल्ली वाला मामला अलग है, राजस्थान का मामला अलग है, और मुझे अगर राजस्थान में सरकार को सफलतापूर्वक चलानी है तो यहाँ के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बैठाने से पार नहीं पड़ेगी। मेरे साथ के जो जी। नए लोग हैं वो इतने अनुभवी नहीं है, इसलिए उन्होंने एक अपनी तरफ से प्रयास किया, और एक सत्ताधारी पार्टी होने के नाते उनको प्रयास करना भी चाहिए, इसमें मैं बुराई भी नहीं मानता, उनको अपनी सरकार चलानी है, जी। अपनी पार्टी के यदि जी। वरिष्ठों की राय लेने के लिए तो जाते हैं तो निश्चित तौर विपक्ष पर उनको को जानी चाहिए, लगता परंतु है, पौरुष भारद्वाज जी, विपक्ष को लगता है कि मुख्यमंत्री को अक्ल आ गई है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी, मुख्यमंत्री जी को जो अक्ल आई है विपक्ष के मुताबिक, वो देर आए दुरुस्त आए है या समय से आ गई है? मीना जी, अक्ल तो तुमको पहले दिन से ही थी, ऐसा नहीं है कि अक्ल नहीं थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसी है जो अच्छे अच्छों को सिखा देती है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने। तो ये अक्ल वाली बात नहीं है, मगर अभी मैंने पिछले दिनों खबर पढ़ी थी कि जो लोग उपेक्षित हैं उनको साथ लेकर चला जाए, ऐसा बीजेपी में एक अंदर ही बात चल रही है। ये शायद मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था। तो सबको साथ लेकर चलने के अंदर यही होता है कि जो लोग आपसे नाराज हैं या जो सत्ता में भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, उन लोगों को साथ में लाया जाए। मीना जी, थोड़ा सा मैं नेपथ्य में जाकर आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। वसुंधरा जी सरकार थी और उस समय शांतिलाल जी टपलोत उससे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे। उनके उसके बाद सबसे बेस्ट विधायक का खिताब भी उनको मिला था, शांतिलाल टपलोत को। उसके बाद उनका टिकट काटा गया। तो नेचुरली जब इतने पोस्ट पे आदमी रहता है, गृह मंत्री रहा, विधानसभा अध्यक्ष रहा, सांसद रहा, और वो साइड टैग कर दिया गया हो, तो वसुंधरा जी उनके यहाँ 2 बार गई, खाना खाया, चाय पी, साथ में थे, मगर वो सत्ता में वापस कभी नहीं आए टपलोत साहब। तो जो आप बात करना चाह रही हैं कि क्या इससे सत्ता पे कोई असर पड़ता है, तो ये मैंने उदाहरण दिया टपलोत साहब का कि समय के साथ लोगों को साथ लाने की कोशिश होती है, मगर क्या उनको सत्ता का लाभ मिलेगा, प्रश्न यहाँ से खड़ा होता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई बहुत जल्दी इस बात से अपन निर्णय निकाल सकते हैं कि भजनलाल अपनी नीति में परिवर्तन करेंगे, या जो केंद्र से उनको निर्देश मिले हुए हैं और जिस आधार पर वो चल रहे हैं और जिस आधार पर राज्य की सत्ता का गठन हुआ है, या जो बीजेपी की पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया हो, मुझे ऐसा कम से कम एज ए जर्नलिस्ट नहीं लगता। मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बीइंग ए सीएम, बीइंग ए पार्टी वर्कर, भजनलाल जी अच्छी तरह से जानते हैं, वो पार्टी कार्यकर्ताओं को समझते हैं। तो इस तरह से जाकर चाय पीने से उन्होंने एक संदेश तो दे दिया कि उनकी नाराजगी किसी कार्यकर्ता के साथ नहीं है, उनके लिए कोई अछूत नहीं है, उनके लिए सब बराबर है, और वो जब चाहेंगे, किससे मिलना चाहेंगे, उसके घर पर जाएंगे, उससे चाय पिएंगे, और एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया। इससे पार्टी के अंदर एकजुटता बढ़ेगी, एक अच्छा मैसेज आएगा, और हो सकता है कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं या चुनाव के बाद जो स्थितियां बनेगी, उसमें भी ये परिणाम के रूप में सामने आए। मगर मीना जी, एक बात तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो हालातों का सामना कर रही है, उसमें ये एक बहुत अच्छी पहल कही जा सकती जी, ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार के इसी जो गतिरोध है उसमें निकले थे, सत्ता और संगठन के बीच, बल्कि सरकार में भी जो गतिरोध देखने को मिले थे। आज भी सरकार में गतिरोध की शुरुआत डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कर दी है, अभी भी जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत उन्होंने राजधानी जयपुर से की है, लेकिन पूरे प्रदेश में इस तरह के लोग हैं और उनको साथ लेना बीजेपी की जरूरत है, ना सिर्फ इसलिए कि सत्ता में है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपको एक नैरेटिव भी चेंज करना है आपकी सरकार के लिए, जो विपक्ष को बनाने का मौका मिल रहा है।
और विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष इस मौके को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को तो अपना साढ़ू रिश्तेदार भी बना लिया है, दोनों की पत्नियां बहन हो गई हैं। ऐसे में दीपक श्रीमाल जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राकेश वशिष्ठ जी पहले से इंतजार कर रहे हैं। राकेश वशिष्ठ जी, जब पार्टी के भीतर अच्छा नहीं चल रहा होता है तो उसकी चर्चाएं बहुत होती हैं। मुख्यमंत्री ये जो अच्छा करने का पार्टी के भीतर प्रयास कर रहे हैं, इसकी चर्चा कितनी आपको नजर आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, हमने देखा कि प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष भी नागौर में साथ साथ जाकर आए, बैठक करके आए। इधर मुख्यमंत्री उन विधायकों को साधने का प्रयास कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी और को देखना चाहते थे, या जिनको लगता था कि वो ज्यादा उसके दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, क्योंकि बहुत बड़ा समय पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे हैं। मीरा जी, पहले तो मैं सॉरी इस बात की कि लाइट चली गई, इसलिए मैं बीच में से गायब हो गया। अभी बाहर आकर के मैं बैठ रहा हूँ, घर की लाइट नहीं है इस समय। शुक्रिया। तो मैं मीना जी, ऐसा है कि राजनीति का बड़ा अच्छा सिद्धांत, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं और उनको चतुर्मुखी और तरफ से सारे प्रयास करने पड़ेंगे अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये कोई अनहोनी बात नहीं है और चीफ मिनिस्टर को इस तरह करना भी चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के जिस स्तर पर भी अपने नेताओं के साथ संबंध रहेंगे वो उनके लिए ही लाभदायक है। कालीचरण सर्राफ बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं, 8 बार एमएलए रहे हैं और वसुंधरा राजे के समकालीन नेता हैं वो। अब उनका कोई भी कारण रहा हो, लेकिन एक बात बड़ा राजनीति का एक बड़ा कटु सत्य है कि किसी के साथ पर्सनल संबंध चाहे कैसे भी हों, लेकिन जब वो जिसके साथ संबंध, नेता के साथ संबंध है, वो कमजोर होने लगता है तो उसका झुकाव उससे कम होकर के और संगठन की तरफ ज्यादा होने लगता है और इसी में उसकी अगली राजनीतिक पारी खेलने की, बढ़िया तरीके से खेलने की संभावनाएं बनती हैं। इसी को मद्देनजर कालीचरण सर्राफ जी का जो पहले का, जो आप 9 महीने पहले का उनका एटीट्यूड देखें और इस समय का एटीट्यूड देखें, वो काफी अंतर आएगा। लेकिन जहां तक चीफ मिनिस्टर के उनके यहाँ जाने का सवाल है, ये एक अच्छा कदम है और चीफ मिनिस्टर को यह पहल और सभी दलों के नेताओं के साथ भी करनी चाहिए। अभी अलवर गए, अलवर में रोहिता शर्मा के बेटे, जो कि वसुंधरा राजे के खास समझे जाते हैं, उनके बेटे के उसमें भी गए। फिर आपके कांग्रेस के जो रामगढ़ से एमएलए थे, उनके देहावसान पर भी शोक संवेदना व्यक्त करने गए। ये उनके अच्छा भाग है और उनको इसका निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए। पुराने जितने भी नेता हुए राजस्थान में, जो पुराने जितने, चाहे वो भैरव सिंह हो, चाहे वो हरदीप जोशी हो, वो अपने विरोधी पक्ष के नेताओं तक से संबंध बनाकर रखते थे। इसमें भैरव सिंह जी का तो कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने पार्टी के सदस्यों पर भी पूरी निगाह रखते थे कि कौन आदमी कहाँ जा रहा है। भैरव सिंह शेखावत, लाइट पावर कट, काफी परेशानियां राकेश जी को। जी राकेश, हाँ, भैरव सिंह शेखावत आपके एक बार इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसको असफल करने में सफल रहे। वो उनकी अपने दल के नेताओं और विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ उनके अच्छे सामंजस्य के कारण ही संभव हो पाया। अगर मुख्यमंत्री को अगर राजनीति की लंबी पारी खेलनी है तो इस तरह के नवाचार, इस तरह के कार्यक्रम उनको करने ही होंगे, तभी वो आगे अपनी राजनीति पारी खेल पाएंगे। ये है कि ये शुरुआत है और उन्हें इसे जारी रखना है। राजस्थान में भजनलाल सरकार और बीजेपी सत्ता और संगठन में किसी भी तरह के गतिरोध को अगर कम करना चाहती है, बचना चाहती है, तो मुख्यमंत्री को ऐसे प्रयास बढ़ाने होंगे। दीपक श्रीमाल जी, पूरे बांसवाड़ा में अगर पूरे संभाग में हम नजर डालें और वहां से लेकर मेवाड़ की बात मैं डॉक्टर मुनेश जी से करूंगी, तो दीपक श्रीमाल जी, ये जो शुरुआत मुख्यमंत्री ने जयपुर में, राजधानी में की है, आपको महसूस होता है कि बांसवाड़ा में भी उन्हें इस तरह के प्रयास करने की जरूरत है? जी बिल्कुल मीना जी, सभी से क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन सबसे पहला ये है कि जो भजनलाल जी शर्मा है वो जमीनी नेता और संगठन से जुड़े हुए रहे थे, तो वो जानते हैं कि संगठन को किस तरीके से तैयार करना। अभी भले ही वो सत्ता में भी है,
लेकिन संगठन की उनकी रणनीति कहीं कमी रहने वाली नहीं है, और इसी के तहत ये प्रयास किए जा रहे हैं। और इन प्रयासों की सबसे ज्यादा जरूरत बांसवाड़ा संभाग को है और मेवाड़ में भी है। तो इस तरह के प्रयासों से ही भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्रक्चर वापस खड़ा कर सकती है, क्योंकि अभी आज की भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो ये काफी स्वरूप बदला हुआ इस पार्टी का, कि पुराने लोग तो थे लेकिन नए लोग जितने भी जुड़े और उनमें भी दिग्गज लोग इस पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे में एक तरह से नया घर बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो इस नए घर में ये कवायदे निश्चित रूप से होनी, और इनका असर निकट भविष्य में मीना जी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जी, तो पौरुष भारद्वाज जी, ये जो शुरुआत किसी को अच्छी लग रही है, ये 3 लोग हैं, तीनों अलग-अलग संभागों से हैं हमारे साथ पैनलिस्ट, और आप क्योंकि विपक्ष से हैं, विपक्ष में बैठकर आप इस बात को बेहतर महसूस कर सकते हैं पौरुष भारद्वाज जी, कि जब सत्ता में होते हैं तब इस तरह से सत्ता और संगठन के बीच जो भी गतिरोध होते हैं वो कितने परेशानी वाले होते हैं। आप तो इसको ज्यादा बेहतर ढंग से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार को इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि सत्ता जाने में भी एक बड़ा कारण ये था। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री का ये कदम आपको कितना चिंतित कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को कितना परेशान कर रहा है पौरुष जी? देखिए मीना जी, हमारी पार्टी में तो जो हुआ वो हमारी पार्टी के लोकतांत्रिक सिस्टम के तहत हुआ। हमारी पार्टी में सबको आजादी होती है कहने की, परंतु भाजपा एक अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती है और ऐसा कहती है कि भाई बिना किसी बड़े आदमी के परमिशन के वहां पे बोला नहीं जाता। और पिछले समय में हमने जो भाजपा में स्थितियां देखी कि है ना, इनके विधायक खुले आम कह रहे हैं, मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारी नहीं चल रही है। हमारे साथी प्रवक्ता जो भाजपा से थे, कृष्ण कुमार जानू जी, आपने उनका भी मैटर देखा होगा, उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो दोबारा सरकार नहीं आएगी। विधानसभा में हमने जिस प्रकार से वरिष्ठों की जो है वो अवमाननाएं देखी, और उसके बाद में सरकार का जो हश्र, और सबसे बड़ी बात, हाँ, जो तुरंत मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के तुरंत बाद जो सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटीएन के कैंडिडेट थे वो चुनाव हारे, उसके बाद में 11 लोकसभा चुनाव हारे, और अब निकट भविष्य में 7 उपचुनाव राजस्थान में होने वाले हैं। तो देखिए, जिसको कहते हैं कि एक इमारत कमजोर होती है, हर चोट के साथ इमारत कमजोर होती है, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी का चाहे राजनीतिक कैरियर हो, चाहे वो जिसमें एक विधानसभा का उपचुनाव हो, 11 लोकसभा के चुनाव हारना हो, उसके बाद में उनकी प्रशासनिक विफलताएं, और अब उसके बाद में 7 उपचुनाव होने के लिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे भाजपा की दृष्टि से अगर बात करें और 7 उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर नुकसान उठाएगी 7 उपचुनाव में, तो उसके बाद में मुख्यमंत्री जी की जो कुर्सी जो व्यक्तिगत तौर पे अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर उसमें खतरा पैदा होगा। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये डैमेज कंट्रोल करने की कवायद, और देखिए पहले तो अधिकारियों के भरोसे सरकार चल रही थी, तो अब मुख्यमंत्री जी को समझ में आ गई कि अधिकारियों के भरोसे सरकार चल भी नहीं सकती, संगठन भी नाराज होगा, इसलिए पुराने व्यक्तियों की तरफ लौटना पड़ेगा। और लौटते तो अच्छी बात है, क्योंकि हम तो विपक्ष में और हम इस बात को मानते हैं कि सरकार पूरी 5 साल चलनी चाहिए, जनता का जनादेश है। तो सरकार अगर अच्छे तरीके से चले तो हम भी इस बात को चाहेंगे कि प्रदेश की जनता के हित में सरकार मजबूती से चले। मैं बात कहना चाहूंगा। जी, तो आपको भी लगता है कि मुख्यमंत्री अगर प्रयास अच्छा कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा भी है। तो ऐसे में कांग्रेस में चिंता, परेशानी कि अगर मुख्यमंत्री जिन्हें पलटी की सरकार, पहली बार का मुख्यमंत्री, इस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है। अभी कल से खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट के लिए रास्ता बना रहे हैं भजन लाल शर्मा, क्योंकि उनको काम करना नहीं आ रहा है। इस तरह का भी प्रचार खबरों में हुआ। तो आपको कोई चिंता नहीं है, आपको लगता है कि भजन लाल शर्मा कुछ भी कर ले, मुख्यमंत्री कुछ भी कर ले, कांग्रेस पार्टी वैसे ही काम करेगी, वैसे ही बिना चिंता के, बेहिचक, या थोड़ी चिंता है आपको? नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी को इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान का इनका जो नेतृत्व है वो एक तरीके से इनके केंद्रीय नेतृत्व की छाया है। राजस्थान के नेतृत्व में इनमें दम नहीं है इन लोगों में, और इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तो खुद ही डूबता हुआ जहाज है। लोकसभा चुनाव में आप देखिए, कहाँ तो 400 पार की बातें हो रही थी, कहाँ 272 नहीं, लोग नहीं ले पाए। और उसके बाद भी जब एडीआर की रिपोर्ट आती है वो कहते हैं कि बहुत सारी सीटें ऐसी है कि जहाँ पे जो है गिने गए मतों की संख्या में और डाले गए मतों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। तो देखिए उस हिसाब से निश्चित तौर पे ये खुद भाजपा का अंदरूनी संगठन इस बात को मान के जा तो रहा है कोई कि आने चिंता वाला नहीं है, समय जो है कोई बढ़ते चिंता जाएगा। नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, मेवाड़ की राजनीति में आपने देखा है पिछले कुछ सालों में, इस चुनाव से पहले जैसे ही गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल बनाए गए, बड़ा बदलाव हुआ। मेवाड़ की राजनीति में नए चेहरे बीजेपी के तैयार हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ये जो प्रयास है, ये सिर्फ एक विधानसभा या सिर्फ एक वरिष्ठ नेता तक न होकर, अगर वो इसे विस्तार देते हैं
तो एक तो उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बात है कि बड़े-बड़े नेता इतिहास में ऐसा करते रहे हैं। भजनलाल शर्मा भी अब अपने कद को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के स्तर पर इसमें आप क्या देखते हैं कि भजनलाल शर्मा का व्यक्तिगत निजी व्यक्तित्व और पार्टी का अपना कद, तो पार्टी में इससे क्या फर्क होगा, क्या फर्क आएगा? मीना जी, एक बात तो सही है कि जो भी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो अपना होल्ड बढ़ाना चाहता है राज्य के सभी हिस्सों में। तो ये होल्ड बढ़ाने के लिए, ये पकड़ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, जाना चाहिए। इवन मीना जी, आप जब पिछली सरकारों की बात कर रही थी, भरत सिंह जी की बात की आपने, तो आपको याद होगा कि मोहनलाल सुखाड़िया के जमाने में मोहनलाल सुखाड़िया अपने ही नेताओं के खिलाफ फाइलें भरत सिंह जी को दिया करते थे और प्रश्न उठवाते थे। सर्वविदित है, उनकी दोस्ती सर्वविदित है। उसके बाद आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात कर लें, तो उनके भी समय में भी नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई चली। अब किरोड़ी जी की और भजनलाल जी की वो की वही सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, एक मिनट। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो स्थिति थी, क्या वही स्थिति आप भजनलाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ी मीणा के बीच मानते हैं? दोनों में बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है मुझे नहीं लगता मीना जी। सत्ता में जब मैं पीएचडी कर रहा था और मैं पंजाब केसरी गया था, तो एक बार बहुत सीनियर एडिटर से मेरी बात तो हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो भी सत्ता में नंबर 1 पे होता है, अगर उसकी कमियां ढूंढनी हो तो नंबर 2 में ढूंढ, नंबर 2 आपको सब बता देगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई हमेशा रहेगी, हर जगह रहेगी। ये मैं बात रेफरेंस कर रहा हूँ खालिस्तान के समय की। यहाँ पे नंबर 2 आप किसको कहते हैं? मैं नंबर 2 में किरोड़ी मीणा को नंबर 2 कैसे कह सकते हैं? सत्ता में वो नंबर 2 में नहीं है। मेरी बात सुनो मीना जी, आपका बिल्कुल कहना सही है, नंबर 2 में नहीं है। तो क्या वसुंधरा जी को नंबर 2 पे कहें हम? जिस तरह से बिल्कुल साइड नहीं ट्रैक कह किया गया, सकते, तो फिर बिल्कुल नहीं नंबर कह 2 पे, सकते। तो नंबर 2 की लड़ाई जारी है ना। नंबर 2 कौन है आज? कोई भी नहीं है। नंबर 2 है दिया कुमारी, नंबर 2 है आज की तो तारीख में। बैरवा जी क्यों नहीं है नंबर 2? बैरवा जी भी नंबर 2 है। नंबर 2 नंबर 2 से दो नहीं बैरवा हो जी सकते। ज्यादा नंबर 2 साइलेंट इफेक्टिव वर्कर बन रहे हैं। आज आप वर्किंग देखेंगे तो बैरवा जी की वर्किंग ज्यादा साइलेंट एक्टिव वर्कर की है, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। जापान भी साथ जा रहे हैं, कोरिया भी साथ जा रहे हैं। मीना जी, आप जो बात कर रही हैं वो सत्ता की श्रेणी के हिसाब से कर रही हैं, जी और मैं जी राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सत्ता में बिल्कुल लंबा लड़ाई नंबर 1 और 2 के लिए होती है। तो क्या आज नंबर 1 आज और आज नंबर 2 की इस लड़ाई में बिल्कुल सही बात कर रहे हैं डॉक्टर मुनीश अरोड़ा। मैं वापस उसी बात पर आना चाह रही हूँ। क्या लेट मी केंद्रीय आला कमान लेट क्या केंद्रीय आला कमान डॉक्टर किरोड़ी मीणा को नंबर 2 की पोजीशन दे रहा है? नहीं दे रहा, यही तो प्रॉब्लम है मीना जी। हर जगह लड़ाई तो यही हो रही है, लेकिन क्योंकि जो सचिन पायलट को नंबर 2 बनाया गया था। नंबर कभी नहीं बनाया गया, भले ही ऊपर से हाथ पहुंचा पुचकारा गया, सब कुछ किया गया, प्रियंका की नजदीकी बताई गई हो, मगर नंबर 2 पे उनको कभी नहीं लाया, और आज भी नहीं लाया। आज भी नहीं लाया गया। चुनाव में वो सबसे आगे रहे, स्टार प्रचारक रहे, सब कुछ हुआ, मगर नंबर 1 पे तो अशोक गहलोत ही बने हुए हैं आज भी कांग्रेस के अंदर। मीना जी, एक बात तो स्पष्ट है कि सत्ता में जब भी कोई रहेगा उसके साथ लड़ाई चलेगी, इससे मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्ता लड़ाई से ही प्राप्त की जा सकती है, चाहे कोई सा भी काल देख लीजिए आप। नंबर 2, जो आपने पहला क्वेश्चन किया था, जहां से स्टार्ट किया था, मेवाड़ की राजनीति में, मेवाड़ की राजनीति में बहुत से लोग उपेक्षित है। राजस्थान के सब हिस्सों में उपेक्षित है, मगर मेवाड़ में भी बहुत से उपेक्षित है, जिसका एक सिंपल सा उदाहरण मैंने कांतिलाल टंडन का आपको दिया। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे पहुंचा हुआ, सांसद को बना हुआ आदमी, इतने लंबे समय तक सबसे सबसे ज्यादा जेलों में रहा हुआ टाइम, कश्मीर जेल में रहा, केरल में जेल में रहा, कहीं कहीं कहाँ नहीं रहा, मगर उसको साइड ट्रैक कर दिया। तो जो जो कमी है भारतीय जनता पार्टी में, जहां से आपने डिबेट शुरू की थी, डिबेट आपने ये शुरू की थी कि जो लोग साइड ट्रैक्ड है। अब अपन ये भी बात कर लें मीना जी, कि क्या कालीचरण शराब जब वसुंधरा सरकार थी, तो क्या वसुंधरा गुटके नहीं माने जाते? माने जाते थे। और भाई साहब ने अभी रोहतास जी की बात की थी अलवर में,
वो कहाँ के माने जाते थे? तो जो भी लोग इस तरह के ग्रुपों में बटे हुए हैं, साथ में रहे हैं, उनको साधना मुख्यमंत्री के लिए बहुत जरूरी है। आज भजन लाल जी को अपने नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए ये मैसेज देना पड़ेगा केंद्र को भी और राज्य की जनता को भी कि मैंने सब गुटों को मना लिया है और सबको साथ में लेने की कोशिश मेरी जारी है। तो ये मैसेज उस तरफ जा रहा है मीना जी। और दूसरा मीना जी एक बात बता दूं, जब चुनाव है, चुनाव में जिस तरह से भजन लाल जी अगर इस तरह के लोगों के यहाँ जाएंगे तो मजबूरी में जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए इस तरह के लोगों को आगे आना पड़ेगा, उनको काम करने के लिए उतरना पड़ेगा। वरना भजनलाल जी सीधा कह सकेंगे कि देखो मैं तो आपके यहाँ चाय पी के आया, उसके बाद भी आपने मुझे सहयोग नहीं किया, मैंने आपको आश्वासन दिया या मैंने जो भी इंटरनल बातें आपसे की। वो मैसेज जो होता है वो बहुत क्लियर होता है कि मैं सबको साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ और मेरी मजबूरी नहीं है, मैं एक सशक्त नेतृत्व पार्टी की तरफ से राज्य को देना चाह रहा हूँ, इसमें आप मुझे सहयोग कीजिए, सभी ग्रुप साथ में आइए। वसुंधरा जी, आप मीना जी आपने 2-3 डिबेट की थी, वसुंधरा जी के जो हर बार मद पद वाली और दूसरी जो इन्होंने जयपुर में कहा और जो बातें हुई, तो क्या उससे नाराजगी का मैसेज गया नहीं जनता में? बहुत खुला मैसेज गया कि वसुंधरा ग्रुप नाराज है। तो वसुंधरा ग्रुप में कौन कौन लोग आते हैं, उन ग्रुपों को साथ ले लो, तो वसुंधरा जी अकेली पड़ जाएंगे अपने ग्रुप में। तो इस तरह का जो मैसेज अगर दे दिया जाता है तो उससे उनके अपने नेतृत्व के लिए बहुत अच्छा मैसेज आता है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, भले ही दूसरा लोग सहयोग करें या ना करें, मगर उन्होंने प्रयास किया, ये बात सिद्ध हो जाती है उनके इस चाय पर जाने से। और इस समय चाय पर जी, प्रयास किया उन्होंने, बात यही हो रही है कि प्रयास जो कर रहा है वो कितना असर पार्टी के भीतर डालेगा। सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी, एक नंबर 1 और नंबर 2 का मुद्दा है, एक सत्ता के केंद्र का मुद्दा है और उपचुनाव सिर पर है। 5 सीट से अब उपचुनाव 7 पर आ गए हैं। तो ऐसे में पार्टी के भीतर एक तरफ प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तीनों अगर एक पिच पर चल पाते हैं तो विपक्ष के लिए निश्चित रूप से रणनीतिक और चुनौती बढ़ाएगा सत्ता पक्ष और सरकार। निश्चित रूप से सही कह रही हैं आप मीना जी। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात जो होने वाली है कि अगर जिस तरीके से ये गोटी बैठाई गई है राजनीतिक सेंट्रल हाईकमान की तरफ से, आपका प्रदेश का अध्यक्ष बनाना, प्रदेश का प्रभारी बनाना, ये जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और भजन लाल जी का इस तरीके से अपने एमएलए के साथ और अन्य नेताओं के साथ एक्टिव होना, ये इस बात का द्योतक है कि वो उनको इस तरह के या तो निर्देश मिले हैं। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना, 2-3 दिन पहले जब वो जापान से आए थे तो उनके अमित शाह जी के साथ एक लंबी मुलाकात हुई थी, करीब आध घंटे की जो है। उसमें हर तरह की बात होती है, राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी, उनके प्रशासनिक कार्यों की भी जानकारी और सारी बातें हैं। ये उसका भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इस अगर ये एकजुट हो गए और जैसा लग रहा है ये सारे काम करने में, हालांकि इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं कि अभी इतनी जल्दी ये अपने उन विरोधी लोगों को मना पाए जो इनके खिलाफ रहे हैं, लेकिन ये अच्छा कदम है और इसके दूरगामी प्रभाव निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि ये एक कटु सत्य है कि केवल सत्ता के साथ ही ज्यादातर एमएलए विधायक और जो भी नेतागण होते हैं सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अपनी जनता को, अपने मतदाताओं को इस बात का जवाब देना होता है विकास संबंधी कार्य के लिए। तो सत्ता के साथ रहने के साथ ही संभव हो पाता है, विरोध करने का नहीं हो सकता है। आप एक बात और देख लीजिए, 9 महीने के दौरान में हम लगातार चर्चा से में रहे हैं, वसुंधरा राजे की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही, जैसा कि हम शुरू में कल्पना करके चलते थे, चर्चा करते थे कि राजस्थान की राजनीति में क्या कर देंगी क्या नहीं कर देंगी। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ेगा और जितने भी विरोधी गुट हैं वो आपके कमजोर होते जाएंगे। जहां तक नंबर 2 का सवाल है, राजनीति में नंबर 2 हर बार होता है, पुराना इतिहास भी देखें, नंबर 2 रहता है। आपकी बात सही है कि दिया कुमारी के जिस तरीके से दौरे चल रहे हैं और जिस तरीके से उनके ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ की उनके ऊपर हाथ है जो चाहते हैं, और अपनी एक्टिवनेस से वो इस बात को जाहिर कर रही हैं
कि वो भी यहाँ के प्रभावशाली नेता साबित हो सकती हैं, क्योंकि नंबर 2 बनने के लिए उनके साथ कई समीकरण होना जरूरी है, जिसमें जातिगत समीकरण होना भी बहुत जरूरी है, और जातिगत समीकरण के तहत उन विधायकों का भी होना बहुत जरूरी है, जो इनको कि वो लामबंद कर सकते हैं, लामबंद कर सकें। इसके लिए करोड़ीलाल जी के साथ आप एक मान के चलें, अब करोड़ीलाल जी का चैप्टर अब ज्यादा आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर उनको कुछ करना होता, केंद्रीय हाईकमान निश्चित रूप से अब तक उनको संतुष्ट कर देता, जो कोई बात होती। जो 10 दिन का समय था वो एक महीने निकल गए, उसके बावजूद भी अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब उन्होंने उनका गुणा भाग जोड़ बाकी सब लगा लिया कि करोड़ीलाल मीणा की क्या स्थिति राजनीतिक रूप से होनी है, कितना नुकसान उठा सकते हैं, कर सकते हैं, कितना फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ ये अच्छा कदम है, और अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में उनको इस तरह की अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने आएंगे, और पार्टी के लिए, खासतौर से भजन लाल के लिए भी अच्छा रहेगा। जो नंबर 2 की बात आपने कही, आपने देखा होगा सबने कि डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जो राजस्थान बीजेपी के प्रभारी हैं, वो इस बार अपनी यात्रा में दिया कुमारी से विशेष रूप से मुलाकात करके गए, और उन्होंने बहुत उद्धृत करके इस बात का जिक्र किया कि कैसे दिया कुमारी का व्यक्तित्व जो है वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री होते हुए भी, जयपुर की महारानी होते हुए भी कितना सरल है। तो अगर पार्टी का प्रभारी आकर उप मुख्यमंत्री की इस तरह से तारीफ करता है, इसका मतलब संदेश, राकेश जी? मैं एक बात आपको बड़ी स्पष्ट बता दूं मीना जी, मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि दिया कुमारी एक पावर सेंटर के रूप में उभरेंगी। ये उनकी राजनीति के कुछ कारण रहे हों कि उनका नाम ही था चीफ मिनिस्टर के लिए कि एकदम भजन लाल जी का नाम आ गया, और उसके लिए अमित शाह के कारण इशारा आया। लेकिन जातिगत समीकरण और एमएलए का समर्थन, और जिस तरीके, ये बड़ी अकल्पनीय बात है कि महल का कोई निवासी है जो महलों में रहता है, जो बाहर नहीं निकलना चाहता, आप आम जन के साथ संपर्क कर रहा है, आमजन के साथ लोगों को मिल रहा है, इतनी भागदौड़ कर रहा है। जनरली जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं वो वहीं तक ही सीमित रहते हैं, और जनता से उनका उतना ही जुड़ाव रहता है कि किंचित मात्र से, जिससे कि उनकी राजनीतिक गोठी चलती रहे। लेकिन वो सब तरफ घूम रही हैं, कल कोटा थी, कभी उदयपुर थी, कभी राजसमंद जाती हैं। ये उनका है कि वो पार्टी के अनुरूप अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगी है, और आगे कभी भी कोई मौका लगा तो इनको अच्छे रूप में। अच्छा, दूसरी बात, ये तो उनकी नंबर 2 की स्थिति, तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि उनको सारे महत्वपूर्ण विभाग उन्हीं के पास हैं, और ऐसा नहीं है लेकिन वो इतनी कमजोर मंत्री हो, वो बड़ी पावरफुल मंत्री हैं, और जिस तरीके से वो घोषणाएं कर रही हैं, अभी जिस तरह से वहां आपके इसमें बिश्नोई समाज में जिस तरह की घोषणाएं करके आई, वो इस बात का द्योतक है कि वो मजबूत हैं, और नंबर 2 के रूप में वो ही प्रस्तापित होने वाली नेता हैं राजस्थान के अंदर। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मीना जी, एक बात मैं कहना चाह रहा था कि जो अपन डिबेट कर रहे हैं उसमें एक चीज तो महत्वपूर्ण ये है कि भजन लाल जी एक ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। फर्स्ट टाइम राजनीति में आए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम सत्ता की राजनीति में आए हैं वो, और मुख्यमंत्री बने, तो कोई आरोप प्रत्यारोप या उनका कोई गुटबंदी ऐसा कुछ नहीं है। उनको गुटबंदी झेलनी पड़ रही है पुरानी सरकारों की वजह से, या आरएसएस नॉन आरएसएस की बड़ी, या केंद्र से थोपे जाने की वजह से। पर्सनल तो उनका किसी से कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मीना जी, दिया कुमारी की हम जब बात करते हैं तो हमने बहुत पहले भी कहा था, जब स्टार्ट ये आई थी, जब चुनाव हो रहे थे उस समय बात हो रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे शख्स को तैयार करेगी जो वसुंधरा जी की काट बन सके, महिला वर्ग में अपनी पहचान बना सके, सबको साथ में लेकर चल सके। तो वसुंधरा जी की वो बात पूरी रूप से दिया कुमारी ने पूरी की है, जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। हालांकि बहुत से राज परिवार से लोग अपनी बार आए हैं, बीकानेर से आए हैं, उदयपुर से महिमा कुमारी आई है, महाराष्ट्र आए हैं, नाथद्वारा से, बीकानेर से लोग आए, और जगह से आए, तो राज परिवारों से लोग आए हैं, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। मगर दिया कुमारी को प्रमोट करना पार्टी के द्वारा इसलिए जरूरी था क्योंकि वो एक सशक्त जो महिला चेहरा है उसको आगे लाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, और उसमें वो दिया कुमारी को रूप में सफल भी हुई। नंबर 3 में मीना जी, जो पार्टी के जो हालात है आज सेंट्रल के, अगर सेंट्रल बहुत ज्यादा मजबूत हो गया होता
तो जी। आज राजस्थान की स्थिति में भी बहुत ज्यादा फर्क आ गया हो, मगर जो सेंट्रल में 240 आई और अभी 7 उपचुनाव, नगर निकायों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ये सब आने वाले हैं। तो जो भजन लाल जी का जो कदम है, विरोधी गुट को या अपोजिशन के जो ऐसे लोग हैं पार्टी में तो है मगर साइलेंट है, उनको साथ में लेकर चले, तो ये कदम उनका बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व में पर्टिकुलर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है आज, इसलिए कोई उनको गुट नहीं बना सकता। और जो राज्य में सत्ता आज जो मंत्रिमंडल बना है, इसके लिए भजनलाल खुद जिम्मेदार नहीं है, वो सेंट्रल से आए हुए नेता है। तो ये बात सब कर दी है। तो भजनलाल जी ये अच्छा कदम कर रहे हैं, सबको साथ लाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, पौरुष भारद्वाज जी। मीना जी देखिए, मैं अभी नंबर 2 की बात चल रही थी, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए, सब मुझसे बड़े हैं भी, उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, लेकिन मेरा जो एक राजनीतिक अनुभव रहा वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि नंबर 2 वाली जो पोजीशन होती है वो किसी आला कमान की वजह से या फिर और किसी की वजह से नहीं बनती। नंबर 2 की पोजीशन व्यक्ति अपनी पार्टी में खुद बनाता है, और है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल इस बात का होता है कि नंबर 1 की कुर्सी पे जो बैठा है उससे जो असंतुष्ट लोग हैं उनकी भावना का वो प्रतिनिधित्व करता है, और उनके अधिकारों के लिए या फिर उनकी भावनाओं को आगे तक पहुंचाने का काम, चाहे वो राजी से चाहे वो नाराजी से, जिस तरीके से करता है, उसके बाद नंबर 2 की पोजीशन वही बनती है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे जो अनुभव रहा, चाहे कांग्रेस का रहा या भाजपा का रहा, कि नंबर 2 की पोजीशन कोई बनाता नहीं है। नंबर 1 की पोजीशन आला कमान बना सकता है, पार्टी नेतृत्व बना सकता है, ये नंबर 2 की पोजीशन तो व्यक्ति खुद ही अपने संघर्ष से बनाता है। ठीक बात है। तो जो बनाई भी है आला कमान की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन अपनी छवि उस तरह की बना पाता है। ठीक है, आपकी बात में बहुत संकेत है पौरुष भारद्वाज जी, लेकिन इतना इस वक्त बीजेपी के किसी भी नेता में मादा नहीं है, माफ कीजिएगा मैं जिस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी में इतना मादा किसी में नहीं है कि वो नंबर 2 की हैसियत बनाने के प्रयास करें। माफ कीजिएगा, आज की बीजेपी इतनी अनुशासित कहें या जो भी शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन दीपक शिमल जी। जी मीना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर 2 की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी और भजन लाल जी का मुख्यमंत्री बनना, ये पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं। नंबर 2 बात है कि कांग्रेस पार्टी में जो चला था, नंबर 1 का, नंबर 2 का आला कमान को बेरंग लौटाना, तो ऐसी हालत भारतीय जनता पार्टी में तो कतई नहीं है। और न भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा है कि जो आला कमान को बेरंग लौटा सके। तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो कम से जी कम मीना ऐसा जी, मादा नहीं है। हाँ जी ये स्ट्रक्चर वाली पार्टी है, और यहाँ पर भजन लाल जी को भी पता है कि वो पर्ची से बने और पर्ची से जा भी सकते हैं। तो इसलिए नंबर 2 की बात मेरे हिसाब से यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात है कि एक आदमी जाके मिलेगा तो निश्चित रूप से उसको मिलना ही है। अब चाहे हम सचिन पायलट की बात कर लेते हैं या अशोक जी गहलोत की बात कर लेते हैं, जादूगर वहाँ जादूगर है, लेकिन यहाँ जादू की पर्चियां तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी आला कमान के पास में, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। और इसीलिए तो नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसके अंदर आप नंबर 2 किसी को गिन नहीं सकते, एक से बढ़ के एक दिग्गज यहाँ मौजूद है मीना जी। जी जी राकेश जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था, हाँ एक बात कहना चाह रहा था बहुत संक्षिप्त में, कि यहाँ हम नंबर 2 की जो बात कर रहे हैं वो प्रतिद्वंदिता के हिसाब से नहीं कर रहे, हम सरकार में पावर सेंटर के रूप में बात कर रहे हैं। ये बात मैं आपके, हम इस बात की आपकी बात से सहमत हूँ कि इस समय भाजपा में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई नेता उनको चैलेंज कर सके। हम जो हो चाहे मुनीष जी हो, हम दोनों का केवल उद्देश्य है कि इस समय पावर सेंटर के रूप में नंबर 2 कौन है, और उसके संदर्भ में मैं बात की, प्रतिद्वंदिता के हिसाब से हमने बात नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब उन प्रयासों में लग गए हैं जिससे कि वो पहली बार के विधायक से कहीं ज्यादा एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाए, और पार्टी के भीतर जिस तरह के गतिरोधों की चर्चा विपक्ष के द्वारा जितनी ज्यादा हो रही है उन पर विराम लगाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये प्रयास आने वाले दिनों में कितना सफल होगा और कितना आगे बढ़ेगा, इस समय के गर्भ में है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।